नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर कल्पना माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित वर्चुअल क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 12 विषय नागरिक शास्त्र खंड खा स्वतंत्र भारत में राजनीति के अंतर्गत अध्याय 7 भारतीय राजनीति में नए बदलाव, इसका हम भाग दूसरा पढ़ेंगे। और इस भाग में हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, वे चर्चा के बिंदु हैं मंडल आयोग, उद्देश्य एवं राजनीतिक परिणाम, साहिबानो विवाद, अयोध्या विवाद, उसके परिणाम, भारतीय राजनीति में नई सहमति का उदय। आज हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भाग 1 में आपने समझ लिया होगा कि 1980 और 90 का जो दशक था वह हमारी भारतीय राजनीति के लिए परिवर्तन का दौर रहा। इसी परिवर्तन में काफ़ी चीज़ें ऐसी आईं जिन्होंने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा में भी परिवर्तित किया। उसी के तत्क्रम में एक ऐसा भी वर्ग आया जो समाज या शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे था, जिसे हम अन्य पिछड़ा वर्ग भी कह सकते हैं। तो अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक अभ्युदय कैसे हुआ, इसे जान लेते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग का उदय इस कालखंड का महत्वपूर्ण परिवर्तन था। ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से पृथक। ओबीसी का मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी। इन तीनों के अलावा एक और श्रेणी थी जिसके अंतर्गत शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों की गणना की जाती है। इन समुदायों को ही पिछड़ा वर्ग भी कहा जाता है। समय के साथ पिछड़े वर्ग की अनेक जातियां धीरे धीरे कांग्रेस से दूर होने लगीं, और जैसे ही कांग्रेस से दूर होने लगी तो जो अन्य पार्टियां थीं वह उनको एक मौका मिल गया कि इस वर्ग को हम अपनी ओर आकर्षित कर सकें। तो इन दलों ने इन वर्ग के बीच में अपना समर्थन बढ़ाना शुरू कर दिया। उसी के अंतर्गत आपका मंडल आयोग आया। 1977 और 1979 की जनता पार्टी की सरकार के समय, केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी। उस समय भारत में पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश भर के लिए एक आवाज़ उठाई गई, और उस आवाज़ के अंतर्गत बिहार के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय थे कर्पूरी ठाकुर, उन्होंने बिहार राज्य में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए एक नई नीति भी लागू कर दी। इससे 1978 में जो केंद्र सरकार थी उन्होंने पिछड़े वर्गों की स्थिति में सुधार हेतु बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, और इस आयोग को ही मंडल आयोग कहा गया। तो ये जो मंडल आयोग है, ये इसका गठन किस उद्देश्य से किया गया ये जान लेते हैं। मंडल आयोग का गठन इसी उद्देश्य से किया गया था कि जो भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के बीच जो हमारा समाज है उसमें जो शैक्षणिक और पिछड़ेपन, जो जिनमें शिक्षा का अभाव है या जो ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं, और पिछड़ेपन समाज में जो उनका स्तर है वो भी बहुत नीचे है, अर्थात वो बहुत गरीब भी हैं। तो ऐसे वर्ग जो शिक्षा और समाज में पिछड़े हुए हैं, ऐसे वर्गों का पता लगाना और उनके जो पिछड़ा वर्ग है उनकी पहचान, कि उनकी पहचान कैसे हो, उसके तरीके बताने के लिए भी इस मंडल आयोग का गठन किया गया था। तो मंडल आयोग ने अपने कुछ साल के बाद मंडल आयोग ने अपने सुझाव सरकार के समक्ष रखे। तो 1980
में मंडल आयोग ने कौन कौन से सुझाव दिए, ये जान लेते हैं। कि मंडल आयोग ने कहा कि जो समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, उस पिछड़े वर्ग को पिछड़ी जाति के अर्थ में स्वीकार किया जाना चाहिए। दूसरा, शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में ये पिछड़े वर्गों की संख्या बहुत कम है, इसलिए इन्हें 27% आरक्षण भी दिया जाना चाहिए। साथ ही मंडल आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि पिछड़े वर्ग के पिछड़ेपन को सुधारने के लिए भूमि सुधार भी किए जाने चाहिए। तो ये सब सुझाव मंडल आयोग द्वारा दिए गए और इसके बाद मंडल आयोग को लागू भी किया गया। तो 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा, जो केंद्र सरकार थी, इस सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को देश भर में लागू कर दिया। और जैसे ही ये मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई, सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे पर वाद विवाद होना शुरू हो गया। उत्तर भारत में हिंसक विरोध प्रदर्शन, आगजनी, ये सब प्रदर्शन शुरू हो गए। मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया और इस निर्णय को इंदिरा साहनी केस के नाम से भी जाना जाता है। और इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना कि ये जो सरकार ने जो फैसला दिया है या जिन मंडल आयोग को लागू किया है, सरकार का यह निर्णय सही है। तो इन सभी मुद्दों से यह सब राजनीति किसकी चल रही थी? अन्य पिछड़ा वर्ग की। तो ये जब मुद्दे सामने आए समाज के सामने, तो इन सभी मुद्दों के कारण जो अन्य पिछड़ा वर्ग था, शिक्षा और समाज के स्तर से बहुत पीछे था, उसमें भी एक जागरूकता आई और यह वर्ग भी सक्रिय होने लगा। और इस दौर में ऐसी राजनीतिक पार्टियां भी सामने आई जिन्होंने रोजगार, पिछड़े वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार और शिक्षा देने में इस वर्ग को आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया। और इन दलों का कहना भी था कि भारतीय समाज में जो पिछड़ा वर्ग है, यह समाज का बहुत बड़ा भाग है, इसलिए इन्हें शासन और सत्ता में समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। ये राजनीतिक दलों का कहना हुआ। तो मंडल आयोग जब लागू हो गया तो उसका परिणाम क्या निकला, इसे जानते हैं। मंडल आयोग जो अन्य पिछड़े वर्ग के लिए बनाया गया था, जो शिक्षा और सामाजिक स्तर से पिछड़े हुए लोग थे, ऐसे वर्गों की पहचान और पता लगाने के लिए किया गया था ताकि उनकी स्थिति में सुधार किया जा सके। तो 1980 के दशक में दलित जातियों के राजनीतिक संगठनों का उदय हुआ। जो दलित जातियां थीं वो राजनीतिक रूप से संगठित होने लगीं। उसी में 1978 में आया बामसेप। बामसेप क्या है? बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। इसका गठन हुआ और इस संगठन ने बहुजन अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों, यहाँ जो अल्पसंख्यक हैं वो इन तीनों जातियों से जो धर्म परिवर्तित कर दिए गए थे ब्रिटिश शासन के दौरान, तो इनकी संख्या बहुत कम थी। तो इन सभी लोगों को राजनीतिक सत्ता में लाने का पक्ष इन्होंने रखा और इसी का परिवर्ती विकास दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बनी, जिसमें बाद के समय में बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ। इस पार्टी के नेता कांसीराम थे। तो बसपा पार्टी, जिसे बहुजन समाज पार्टी भी कहा जाता है, अपने आरंभिक दौर में एक छोटी सी पार्टी थी और इसका जो प्रभाव था वह पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के दलित मतदाताओं तक ही सीमित था, मतलब SC, ST और OBC और अल्पसंख्यक। लेकिन 1989 और 1991 के चुनाव में इस पार्टी को
उत्तर प्रदेश पे भारी सफलता मिली और बसपा उत्तर प्रदेश राज्य में एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी। इस पार्टी का सबसे अधिक समर्थन कौन करते हैं? दलित मतदाता। लेकिन कहते हैं समय काल परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होना भी चाहिए। तो पहले इसकी राजनीति थी दलित मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करना, लेकिन अब इसने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया है। तो भारत के कई हिस्सों में अब दलित राजनीति और अन्य पिछड़ा वर्ग दोनों की राजनीति ने भी स्वतंत्र रूप धारण कर लिया है और दोनों ही वर्गों के बीच प्रतिस्पर्धा भी चलने लगी है। प्रतिस्पर्धा का मतलब एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़। इसी भारतीय राजनीति के नए बदलाव में एक और चीज़ें आती हैं, सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र। तो एक होता है संप्रदाय और एक होती है सांप्रदायिकता। संप्रदाय का मतलब हम धर्म से ले सकते हैं, जैसे हमारे देश में हर धर्म या संप्रदाय के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। तो सभी धर्मों के रहन सहन, तौर तरीके, उनकी पहचान अलग अलग होती है। तो ये तो हुआ संप्रदाय। लेकिन सांप्रदायिकता जब शब्द आ जाता है तो सांप्रदायिकता का मतलब होता है जब एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को अपनी तुलना में छोटा समझे, उसको कहते हैं सांप्रदायिकता। धर्मनिरपेक्षता, हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है हमारे देश में सभी धर्म हैं और सभी धर्मों को समान स्थिति प्रदान की गई है, किसी भी धर्म को कोई विशेष स्थिति प्रदान ना की जाए, उसे कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। लोकतंत्र, लोक माने जनता, तंत्र मतलब शासन। तो इस कालखंड में एक दूरगामी परिवर्तन धार्मिक पहचान पर आधारित राजनीति का उदय हुआ। आपातकाल के बाद 25 जून 1975 को जो आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था, उसके बाद की स्थिति में जनता पार्टी के पतन एवं बिखराव के बाद जनसंघ के समर्थकों ने 1980 में भाजपा नाम से एक पार्टी बनाई। भाजपा को ही भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं। तो यद्यपि जब इसकी स्थापना हुई भाजपा की, तो 1980 और 84 दोनों ही चुनावों में इसे विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो भाजपा ने अपनी विचारधारा को बदला। 1986 के बाद इन्होंने अपनी विचारधारा में हिंदुत्व की राजनीति पर बल देना आरंभ किया। हिंदुत्व ये जो शब्द आया है वह वी.डी. सावरकर द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया है और उनके विचार में हिंदुत्व उसे कहा जाता है जो इस देश का नागरिक वही हो सकता है जो इस देश को पितृभूमि नहीं बल्कि पुण्य भूमि भी समझे। तो 1986 में ऐसी दो घटनाएं घटित हुई जो भाजपा को हिंदुत्ववादी राजनीतिक दल के रूप में उभारने में सहायक सिद्ध हुई। या आप कह सकते हैं कि 1986 में घटित साहिबानो विवाद और अयोध्या विवाद, दोनों ही विवाद भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। तो आइए जानते हैं ये साहिबानो विवाद क्या है। साहिबानो विवाद 1985 में साहिबानो एक मुस्लिम महिला थी और साहिबानो द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी गुजारा भत्ता प्राप्त करने के लिए अपने भूतपूर्व पति से। तो साहिबानो नामक महिला ने अपने भूतपूर्व पति से गुजारा भत्ता प्राप्त करने के लिए अदालत में याचिका दायर की और सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया वह साहिबानो के पक्ष में दिया कि साहिबानो को गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए। इस निर्णय से जो पुरातनपंथी मुस्लिम समुदाय थे, जो पुरानी विचारधारा को मानने वाले थे और अपनी विचारधाराओं को परिवर्तित नहीं करना चाहते हैं, तो पुरातनपंथी मुस्लिम समुदायों ने इस निर्णय को अपने धार्मिक कानूनों के विरुद्ध माना और ऐसी स्थिति बनी कि उस समय
केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तो कुछ मुस्लिम नेताओं की मांग पर सरकार ने मुस्लिम महिला तलाक अधिनियम 1986 पास किया और ये कानून जैसे ही पास हुआ तो इस कानून ने जो सर्वोच्च न्यायालय ने साहिबानों के पक्ष में निर्णय दिया था उस निर्णय को निरस्त कर दिया गया। सरकार के इस निर्णय का महिला संगठन, मुस्लिम वर्ग की महिलाओं और अधिकांश बुद्धिजीवियों ने इसका विरोध किया और भाजपा ने कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का आरोप भी लगाया। दूसरा विवाद आपका आता है अयोध्या विवाद। अयोध्या विवाद क्या है? तो अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद ढांचे को लेकर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही संप्रदायों के बीच में कई दशकों से विवाद चल रहा था। वो विवाद कैसा था? मुस्लिम मानते हैं कि इस मस्जिद का निर्माण बाबर के सेनापति मीर बाकी ने 16वीं शताब्दी में कराया था, जबकि हिंदुओं का मानना है कि इससे पूर्व यहाँ पर राम मंदिर था और यह मस्जिद उस राम मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। तो हिंदुओं ने सन 1890 से ही राम मंदिर निर्माण के लिए अदालतों में फरियाद करना आरंभ कर दिया था। विवाद के चलते हिंदू अपनी पैरवी कर रहे हैं, मुस्लिम अपनी पैरवी कर रहे हैं, लेकिन विवाद एक चीज़ का था। उसी भूमि को हिंदू भी कह रहे हैं कि ये मेरी अपनी है और मुस्लिम भी कह रहे थे अपनी है। तो ये मामला कोर्ट में पहुंच गया, न्यायालय पहुंच गया और विवाद के चलते इतना विवाद बढ़ गया कि विवाद के चलते वहाँ पर सरकारी ताला लगा दिया गया कि ना तो हिंदू मुस्लिम इकट्ठे होंगे और ना ही कोई ऐसी स्थिति हमारे देश में बनेगी। तो विश्व हिंदू परिषद ने ताला खोलने की मांग की और इस आधार पर 2 फरवरी 1986 को फैजाबाद के जिला न्यायाधीश ने एक आदेश दिया। उस आदेश के आधार पर जो सरकारी ताला वहाँ पर लगाया गया था उस ताले को खोल दिया गया और जैसे ही वो ताला खुलता है हिंदू और मुस्लिम दोनों का ध्रुवीकरण शुरू हो जाता है और जैसे ही विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक भव्य राम मंदिर निर्माण की घोषणा की जाती है, इसी के प्रत्युत्तर में मुसलमानों के रूढ़िवादी वर्ग द्वारा बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया जाता। यह जो कमेटी मुस्लिम समुदायों द्वारा बनाई गई थी, यह कमेटी मंदिर निर्माण का विरोध कर रही थी। विरोध करते करते देश में एक तरह से तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। इतना ज़्यादा तनाव बढ़ गया कि जुलाई 1992 में उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की सरकार को आदेश दिया कि विवादित स्थान पर मंदिर निर्माण जो किया जा रहा है उसको रोक दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में 4-5 लाख कार सेवक जमा थे। यहाँ कार सेवक जो शब्द आया है वह विश्व हिंदू परिषद ने राम भक्तों के लिए कहा है। विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू राम भक्तों का आह्वान किया था और कहा था कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए अपनी कार सेवा अर्पित करें और उसी कार सेवा में लगे हुए लोगों को यहाँ पर कहा गया है कार सेवक। तो 4-5 लाख कार सेवक वहाँ जमा थे और वे भक्ति भाव से ओतप्रोत थे और उसी में बाबरी मस्जिद को ढांचे जो निर्णय दिया गया था उसको वो बाबरी मस्जिद के ढांचे को अपने पूर्वजों की हार और अपमान का प्रतीक समझते थे और उनके धैर्य का बांध टूट गया और देखते ही देखते बाबरी मस्जिद का ढांचा ध्वस्त हो गया। तो ये जो विवाद था जिसने
हमारे देश की राजनीति पर एक प्रभाव जमा दिया, जिस आधार पर इसके कुछ परिणाम भी निकले कि देश के कई भागों में हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच कई हिंसक झगड़े हुए। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और हमारे देश में चाहे बहुसंख्यक हो चाहे अल्पसंख्यक हो, दोनों की सुरक्षा की जाती है। और हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और हर धर्म के अनुयायी भी रहते हैं। लेकिन इस घटना से हिंदू और मुसलमानों के बीच झगड़े उत्पन्न हो गए, दोनों के बीच में खाई उत्पन्न होने लगी। उस समय उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, तो उत्तर प्रदेश की सरकार चूंकि विवादित ढांचे की रक्षा नहीं कर सकी, इसलिए यहाँ के मुख्यमंत्री को उच्चतम न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराया गया। तत्पश्चात उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। इस घटना को भारतीय जनता पार्टी ने भी उचित नहीं ठहराया और दुख प्रकट किया। साथ ही देश के सभी राजनीतिक दलों ने भी भारतीय जनता से यह अनुरोध किया कि वह देश में सांप्रदायिक शांति और सौहार्द बनाए रखें। हमारा देश एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जहाँ पर हर धर्म के अनुयायी रहते हैं और इसके आधार पर हमारे जो नागरिक हैं उन्हें यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने धर्म के अनुसार आचरण करें, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें और प्रचार प्रसार के लिए उन्हें राज्य द्वारा सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। इसलिए 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ भी हुआ, 1984 में जो इंदिरा गांधी की हत्या हुई, ये सब जो घटनाएं हैं एक तरह से ये सब निंदनीय हैं और ऐसी घटनाओं से हमारे देश का धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ढांचा ध्वस्त होता है। इसलिए हम सभी को यह प्रण लेना चाहिए, ये भावना पैदा करनी चाहिए कि हम सभी मानव एक ही कर्ता की रचना हैं। इन सभी भारतीय राजनीति में नए बदलाव के अंतर्गत समय काल परिस्थितियों के अनुसार राजनीतिक दलों में परिवर्तन भी हुए हैं, उनके विचारों में परिवर्तन भी आया है और उनके आधार पर एक नई सहमति भी बनी है राजनीतिक दलों के बीच में। तो वर्ष 1989 के बाद की जो समयावधि है उसे भाजपा के अभ्युदय, भाजपा की स्थापना 1980 में हुई थी, लेकिन 1986 के बाद भाजपा की जो स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी, मजबूत स्थिति होने लगी। इसीलिए 1989 के बाद की समयावधि भाजपा के अभ्युदय और कांग्रेस के पतन का कारण माना जाता है। तो इस बदलाव के युग में अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर राजनीतिक दलों के बीच में व्यापक सहमति भी हुई है। जितने भी राजनीतिक दल होते हैं उनके अपनी अपनी विचारधारा होती है, लेकिन सभी का एक मुख्य उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्ति करना। लेकिन उन्हीं राजनीतिक दलों की विचारधाराओं में समय काल परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन हुआ और उन सभी में एक सहमति भी बनी है। वह सहमति क्या है कि सभी राजनीतिक दल अब यह मानने लगे हैं कि अब देश को समृद्धि और विकास की ओर अग्रसर किया जाए और सभी राजनीतिक दल यह भी मानने लगे हैं कि जो पिछड़ी जातियां हैं, जो समाज, भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं, इन्हें भी राजनीतिक और सामाजिक दावे की स्वीकृति देनी चाहिए, इनकी सहभागिता इसमें होनी चाहिए। तीसरी चीज, देश के शासन में क्षेत्रीय दलों की भूमिका को स्वीकारना। पहले कांग्रेस का ही वर्चस्व रहता था हमारी भारतीय राजनीति में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, लेकिन धीरे धीरे क्षेत्रीय दलों की स्थिति भी मजबूत होने लगी
और ये क्षेत्रीय दल भी गठबंधन सरकार में अपनी अहम भूमिका निभाने लगे। इस आधार पर सभी राजनीतिक दलों में एक आम सहमति यही बनी कि इन क्षेत्रीय दलों को संगठित किया जाए, क्योंकि इनके बिना सरकार का गठन नहीं किया जा सकता है। साथ ही सभी राजनीतिक दलों ने विचारधारा के स्थान पर कार्यसिद्धि और राजनीतिक गठजोड़ पर आम सहमति बनी। सभी राजनीतिक दल अब सोचने लगे कि पहले गठजोड़ बना के पहले सत्ता प्राप्ति की जाए। इन सभी आधारों पर जो जितने भी ये परिवर्तन हैं, उक्त सभी परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और भावी जो राजनीति है इन परिवर्तनों की परिधि में आकार लेगी, ऐसा हम समझते हैं। आज भारत की राजनीति में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। सभी राजनीतिक दल आगे आ रहे हैं कि कैसे भारतीय जनमानस को अपनी तरफ समेटा जाए, और कुछ राजनीतिक दलों में विचारधाराओं के अलावा सहमति भी बनी है, ये भी एक वास्तविकता है। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि भारत में जो हमारी लोकतांत्रिक राजनीति है वह चलती रहेगी। तो देखिए बच्चों, इस अध्याय को पढ़ने और समझने के बाद हम आपको कुछ कार्य दे रहे हैं। इसके आधार पर जैसे मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो जितने भी आयोग बनाए जाते हैं ज़्यादातर उनके अध्यक्ष के नाम से ही आयोग बनते हैं। इसलिए जैसे मंडल आयोग है तो इनके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, उनके नाम से ही इस आयोग का गठन किया गया है। साहिबानो विवाद, और साहिबानो विवाद क्या है, अयोध्या विवाद क्या है, तो साहिबानो विवाद एक मुस्लिम महिला का मुद्दा था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पहले उसके पक्ष में निर्णय दिया, लेकिन सरकार ने ऐसा कानून बनाया कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ही निरस्त हो गया। अयोध्या विवाद जो हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के बीच में जो विवादित मुद्दा था वो भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुलझा दिया गया है और अब वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण भी किया जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमारी जो भारतीय राजनीति है वह सभी इस चीज़ पर सहमति व्यक्त करते हैं कि भारतीय जनमानस में उनकी जो स्थिति है बहुत महत्वपूर्ण है। और बच्चों, इनसे संबंधित यदि कोई आपको समस्या आती है तो आप अपने शिक्षक या शिक्षिका से इस संबंध में परामर्श और संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।